जय हिंद गाइस। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपको अपने आप से भी वादा करना है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे और जो भी पैटर्न बताऊंगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको भी रिवाइज ज़रूर करोगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो। जस्ट फॉर योर पर्पस, आपके अपने मतलब के लिए है ये चैनल। यहाँ पे क्लासेस आती रहेंगी, सारे नोटिसेस आते रहेंगे, सब अपडेट्स आपको मिलता रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो बताना है आपको, और यहाँ पे आप लोग अपना जो लाइव चैट वाला एक बॉक्स रहता है उसको खोल लीजिए और वहाँ पे आंसर आप लोग मेंशन करते रहिए। फिर देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है। और बता दूँ कि मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले पाऊँगा क्योंकि यार या तो मैं क्लास करवा लूँ और या तो फिर नाम ले लूँ, राइट। तो अब यार देखो, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो मैं अभी यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दूँगा और आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। बट आप लोग वो लाइव चैट वाला एक ऑप्शन जो है उसको आप खोल लीजिए और अपने आंसर्स जल्दी जल्दी करते रहिए, तो आपको भी पता लगेगा कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ का आंसर कर रहे हो और आप सही आंसर कर रहे हो या गलत आंसर कर रहे हो। ओके, सो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इससे पहले भी हमने कई रीजनिंग की क्लासेस करवा रखी हैं, तो उसमें भी देखिए आप, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। बहरहाल फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल ही गया होगा कि नेकलेस अगर हम कंठी में पहनते हैं, वो तो लिखा हुआ है, जस्ट मतलब जो नेकलेस है उससे हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ऐसा ही रिलेशन आपको फाइंड करना है ये ऑप्शन से, कि नेकलेस जो है वो हम अगर श्रृंगार के लिए पहनते हैं तो क्या जो कान से है वो पदक, ये तो मतलब ये तो पदक का नाम, पदक के कई होते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल, तो ये तो टाइप हो गया। बट यहाँ पे दुपट्टा देखें तो पोशाक, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। खिड़की देखें, घर, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम ये देखें मेडल, तो मेडल आप समझ सकते हो कि मेडल हम कब देते हैं, सम्मान के लिए, राइट। तो ये इसलिए आपका वन वाला ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रिलेशन नेकलेस हम किस लिए पहनते हैं, श्रृंगार के लिए, और जो मेडल हम किस लिए पहनते हैं, सम्मान के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका है, ए को लिखा गया है, ए बी सी को लिखा गया है ZYX, और सी बी ए को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। लैंग्वेज का कोई भी इशू मत करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कुछ वैसी लैंग्वेज नहीं है जो आप, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है या कोई अदर लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझना है। हिंदी है, नॉर्मल हिंदी है, चाहे रीजनिंग है ये, तो रीजनिंग में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ए बी सी को लिखा गया है ZYX, तो सी बी ए को क्या लिखा जाएगा। अब जिन बच्चों ने अपोजिट पेयर्स वाली क्लास की है वो यहाँ पे तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ पे अपोजिट पेयर यूज़ हुआ है। कैसे, ए को लिखा गया है Z, बी को लिखा गया है Y, ठीक है यहाँ पे, और सी को लिखा गया है X। सिमिलरली सी फॉर, मैंने बताया है क्रैक्स आपको याद रखना है, तो सी का अपोजिट X हो जाएगा। बी फॉर आपको बॉय याद रखना है, तो बी का अपोजिट Y हो जाएगा। ए का अपोजिट Z याद रखना है आज़ाद से, ठीक है, आज़ाद, ये वाला आज़ाद, तो ये AZ जो है आपका अपोजिट पेयर हो जाएगा। तो XYZ कुछ करके यहाँ पे आपका ऑप्शन बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है 25 को लिखा गया 81, तो 36 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा 25 ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 81 ये 9 का स्क्वायर है। तो अब 5 से 9 मतलब 4 का प्लस करके फिर स्क्वायर किया गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। सो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। और अच्छा, हम ऑप्शंस अगर देखें तो हमको साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 121 जो है आपका 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे 121 यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है।
लेकिन जो मैंने पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि यहाँ पे 100 भी दिया होता, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कई बार आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको जस्ट प्रैक्टिस से ही आएंगी और कुछ नहीं। रीजनिंग इज़ जस्ट प्रैक्टिस। यू कैन नॉट, मतलब आप इसको रट नहीं सकते हो, बट प्रैक्टिस से अपनी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और दिमाग से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके ज़रूर बताना, और जब पूरा सेशन ख़त्म हो जाए तो रिव्यू ज़रूर देना, क्योंकि योर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसमें अब क्या है, आपको 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चंस में आपको बताना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होता है, जिसमें जो ऐसे कुछ 3 आपको होंगे जिसमें आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, बट एक अलग होगा जिसमें आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है आँख, हाथ, नाक, कान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आँख, नाक और कान। सेंस ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, आई, ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। बट हाथ जो है हमारा सेंस ऑर्गन नहीं होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी सब क्या है, ये सेंस ऑर्गन है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑड वन आउट में खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए MNP, PQS, WXZ, NGHK। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा गैप आप देखा करिए कि गैप कितना कितने का लिया गया है। अब जैसे M से N आ गया है, कोई गैप नहीं है, लेकिन N से O छोड़ के हमने P लिखा है, राइट। सिमिलरली P से Q आ गए, कोई गैप नहीं है, लेकिन फिर Q से R छोड़ के S लिखा है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब जो है जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वो वाला आंसर हो जाएगा। अब जैसे P के बाद Q, तो यहाँ पे G के बाद H आया, और I छोड़ा, J छोड़ा, K आया। यहाँ पे हमने I और J मतलब 2 छोड़ दिए, और यहाँ पे देखें तो P के बाद Q आया, R छोड़ के S लिख दिया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप यहाँ पे थर्ड वाले में देख सकते हो, जो चीज़ इसमें फर्स्ट सेकंड में जो लगी है वही कॉन्सेप्ट थर्ड में भी लगा है। कैसे, W से X आए और Y छोड़ के हमने Z लिख दिया, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ है, G से H आए, लेकिन I और J 2 छोड़ने पड़े, फिर हमने K लिखा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है 4, 25, 1, 4, 6 एंड 6 to 5 में से ऑड कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 25 है ये 5 का स्क्वायर है, 146 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 25 ये 6 to 5 25 का स्क्वायर। इसलिए आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये आपको सेट करना है, बताना है पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमको ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। पहला मैं वर्ड लिखता हूँ एब्रेविएशन, ठीक है, एब्रेविएशन, बड़ा वर्ड हो गया, राइट। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फिर लिखता हूँ मैं एक्यूट, ठीक है, एक्यूट। फिर लिखता हूँ मैं, फिर क्या लिखूँ, फिर लिखता हूँ मैं एडॉप्ट, ओके। फिर एक और वर्ड मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एब्रीविएशन हो गया, एक्यूट हो गया, एडॉप्ट हो गया, डी हो गया, एफ्लिक्शन, एफेक्टेड यहाँ पे लिख सकते हैं, एफेक्टेड। तो अब देखिए क्या लिखा है मैंने, ए के बाद बी, ठीक है, और फिर उसके बाद सी। अब ये मैंने जो लिखा है, आप अगर डिक्शनरी उठा के चेक करोगे तो उसमें भी आपको सिमिलरली यही पैटर्न मिलेगा, ठीक है। पहले एब्रीविएशन आएगा, फिर एक्यूट आएगा, फिर एडॉप्ट आएगा, फिर एफेक्टेड आएगा। जो डिक्शनरी देखना जानता है ना उसको इजीली पता होगा, अगर नहीं जानते तो अब जान लो। कैसे देखते हैं, सपोज़ आपको देखना है ये वाला वर्ड जिसका मीनिंग है एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। सपोज़ आपको ये वाला देखना है वर्ड, तो आप क्या करोगे, पहले आप ये ए बी वाले देखोगे, फिर ए सी वाले देखोगे, डी वाले एफ़ देखोगे, मतलब ए के बाद डी आ रहा हो, फिर ए के बाद एफ़ आ रहा है, तो ऐसे देखते जाओगे
फिर जहाँ पे ए के बाद टी आएगा ना, फिर उस वाली लाइन में देखोगे तब आपको एटीट्यूड वहाँ पे मिलेगा। कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो वर्ड लिखा था आपको पता होगा कि मैंने लाइन से लिखा था कि जैसे ए बी लिखा था, फिर ए सी एब्रीविएशन एक्यूट, फिर यहाँ पे एफेक्टेड लिखा था, फिर यहाँ पे एफ्लिक्शन करके कुछ लिखा था, राइट। तो मतलब जैसे कि बी है, फिर सी है, ए तो कॉमन हो गया, लेकिन अब ये वाले नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। अब वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, तो स्लंग, स्लंग, स्लम और स्लम, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन जो है आंसर बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ऑप्शन नंबर 1 से ही होगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहले 4 आएगा आपका, क्यों? क्योंकि आप देख लो SLU, लेकिन यहाँ पे N है, SLU यहाँ पे N है, SLU यहाँ पे M है, फिर P है, लेकिन यहाँ पे SLU M है। तो जब M तक पूरे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में ये P आएगा, ठीक है। फिर ये M वाला जब हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि M आता है फिर N आता है ना, तो पहले जो M वाला है ना, क्योंकि SLU तो कॉमन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, N तो बाद में आता है, और M है, यहाँ पे M है, तो M पहले आता है, इसलिए यहाँ पे 4 वाला आया। फिर यहाँ पे 3rd वाला आया। अरे भाई इतनी तेज़ ये ट्रेन ले गया, मैं तो डर ही गया, डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे स्लम आएगा, उसके बाद यहाँ पे स्लम्प आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्लंग आएगा, एंड देन यहाँ पे स्लंक आएगा। आपको लेटर्स देखने होते हैं और जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होती है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट करना होता है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे और आपको डिक्शनरी खोल के दिखा देंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। हर जो भी चीज़ें पॉसिबल है वो सब कुछ करेंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, दैट्स इट। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस डाल देना। पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से कि आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सॉल्यूशन हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में, ये सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि क्या मेथड लग रहा है, क्या इसमें यहाँ पे 3 झाम है, ठीक है। 3 झाम का मतलब है क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें डिफरेंस हो या गैप लिया गया हो या इनटू किया गया हो, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 से 5 हो गया है, तो अगर हम 1 से इनटू करेंगे तो 3 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इनटू वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल। हम जो इनटू वाला नहीं देखेंगे, जो देखेंगे वो क्या, इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे 3 से 5 गया 2 का डिफरेंस, 5 से 8 गया 3 का डिफरेंस, देन यहाँ पे 8 से 13 5 का डिफरेंस, 13 से 21 ये हो गया 8 का डिफरेंस, देन यहाँ पे 21 से 34 तो यहाँ पे हो गया 13 का डिफरेंस, एंड देन यहाँ पे 5 में से 4 गया 3 एंड 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1 एंड 5 में से 3 गया 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 13 लिखा है, एंड यहाँ पे 21 लिखा है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इनका डिफरेंस ले लो। देखो 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस, 1 का, 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस, 2 का, 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का, 8 से और 13 का डिफरेंस कितना यहाँ पे है, 8 से 13 गए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, हाँ ठीक है, तो 5 का डिफरेंस आ गया। 13 में से यहाँ पे 21, तो 21 और 13 यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, तो 8 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब अच्छा इसमें देखिए, आप अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, देखिए इसमें कैसे किया गया है। 2 और 1 जोड़ के 3 का डिफरेंस, 3 और 2 जोड़ के 5 का डिफरेंस, 5 और 3 जोड़ के 8 का डिफरेंस, और 8 और 5 जोड़ के मतलब यहाँ पे 13 का डिफरेंस। अब ये 13 क्या होगा, ये 21 वाले में प्लस करेंगे, कितना आएगा, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, 34 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये 34 को 55 में ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 और 5 3 8, इस तरह से आपका 89 आंसर बनेगा। डबल डिफरेंस इसमें लेना है, और फिर जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, तो 1 2 और 1 करके 3 करना है, 3 और 2 करके यहाँ पे 5 करना है, मतलब आगे वाले 2 जोड़ के फिर आगे वाले जो तीसरा है उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए या रिवाइंड कर लीजिए,
तब देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अगेन एक वही अपोजिट पेयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। कैसे? ए से जेड आज़ाद मैंने बताया था, बी वाई बॉय बताया था, सी एक्स क्रैक्स बताया था, यहाँ पे क्रैक्स आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, एक्स डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। देखिए ये अपोजिट पेयर्स होते हैं, मैंने एक ट्रिक करवाई है इसके लिए, आप वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो। आज़ाद हो गया, बॉय हो गया, क्रैक्स हो गया, डिव हो गया, ठीक है। ई फॉर देखें तो इवनिंग, इवनिंग हो गया। एफ फॉर देखें तो फुल हो गया। ऐसे बहुत सारी ट्रिक हैं। अब देखिए ए जेड यहाँ पे अपोजिट पेयर्स, बी और वाई अपोजिट पेयर्स, सी और एक्स अपोजिट पेयर, डी और डब्ल्यू अपोजिट पेयर, ई और वी अपोजिट पेयर और एफ और यू अपोजिट पेयर। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए जेड अपोजिट पेयर, बी वाई अपोजिट पेयर, सी एक्स अपोजिट पेयर और उसके बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्यों? ए से बी एक छोड़ के अल्टरनेट में, फिर यहाँ वाई छोड़ के सी, फिर यहाँ पे एक छोड़ के, तो यहाँ डी आएगा ना, इसलिए यहाँ पे एक्स डी आपका जो आंसर है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, बट हम इसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको गलत संख्या बतानी है, तो गलत संख्या बताने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, ठीक है। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। मतलब ये यूनिट डिजिट वाला मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि ये डिफरेंस से सॉल्व होगा। तो इसमें हम क्या करें, 3 की डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लें क्या। 5 1 6 डिविजिबल है, 5 के बाद 6 7 8 1 9 डिविजिबल है, 6 4 10 1 11 ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये देखें तो 7 7 14, 14 3 17, 1 18 डिविजिबल है, 4 1 5 6 7 8 1 9 ये भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये वाला हमारा मिल गया। 4 6 1 यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी डिजिट लिखी है, कोई भी, उन सारी डिजिट का सम कर लीजिए, और जो सम आए वो अगर 3 से या 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा सम आपका 3 या 9 से डिविजिबल होगा। लाइक आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला है 1 + 5 + 3 आपको करना है, what it will give? It will give 9 to you. So is it 9 divisible by 3? So yes, it is divisible by 3. That means 153 is also divisible by 3 and it is also divisible by 9 also. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 आया है और जो सम आया है 9 वो अनुमान 9 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर भी डिविजिबल रहेगा। ओके, सो इस तरीके से कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा, हो सकता है आपका यहाँ पे डिफरेंस का कुछ कॉन्सेप्ट हो, या आपको ऑड दी हो, या प्राइम नंबर दिए हो, बीच में कोई ऑड दिया हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अप्रोच अपनी रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में बहुत ही ईजी तरीके से आपका रहेगा कि क्या आपको देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिया, ये कुछ लेटर लिखे हुए हैं, पजल करके लिखा हुआ है, इसका कुछ एक वर्ड बनेगा, ये आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक देखिए मात्र तरीका है मैं बताऊं तो इसमें बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन से यहाँ पे रखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे लिखा है 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 1 लिखा है, 2 6 3 4, तो पहले 5 पे क्या है तो n लिख लिया, फिर 1 है, यहाँ पे 1 पे क्या है u लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 है, 2 पे क्या है m लिख लिया, 6 पे क्या है, 6 पे b है तो b लिख लिया, 3 पे क्या है तो e है तो e लिख लिया, 4 पे क्या है r है तो r लिख लिया। अब नंबर ये तो एक वर्ड है, राइट, तो ये तो एक वर्ड बन ही गया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको रख के देखना है। आप जैसे सोचते तो यहाँ पे बहुत भारी पड़ जाता है, और सोचते रह जाते तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है,
ठीक है, थोड़ा सा आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वर्ड क्या है। जब आप 1 2 3 कुछ आगे ये रखोगे ना इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से, वहीं पे आपको समझ आ जाना है कि हाँ भाई ये वर्ड है क्या। ठीक है, जैसे मैंने NUMB रखा था ना, और लग रहा था कि नंबर ही ये कुछ बनेगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा एक थोड़ा सा पजलिंग वाला अगेन एक क्वेश्चन है, बट इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन बोले बस वही आपको फॉलो करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। सो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अखिलेश शिबू से लंबा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अखिलेश ऊपर है तभी लंबा है, और शिबू यहाँ पे नीचे है। ठीक है, AK स्टैंड्स फॉर अखिलेश एंड SH स्टैंड्स फॉर शिबू। अब लिखा है अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर में अमन नहीं हो सकता, इसके नीचे ही अमन आएगा। ठीक है, अखिलेश के नीचे अमन आएगा। ओके, पर वह तेजिंदर से लंबा है, तो अमन जो है नीचे आएगा, फिर यहाँ पे अमन के नीचे तेजिंदर आएगा। ठीक है, और ये सब हम बीच में लिख रहे हैं, ये जो शिबू है सबसे नीचे है। ठीक है, और नीचे है या ऊपर है वो तो अभी आगे देखते हैं। शिबू भी अमन के समान लंबा है, तो शिबू अमन के समान लंबा है, मतलब अमन और ये शिबू जो है इक्वल हाइट के हैं, पर तेजिंदर से लंबा नहीं है। तो ये अब जो देखिए यहाँ पे जो बना है वो अखिलेश, अमन, फिर यहाँ पे तेजिंदर, क्या लिखा है, तेजिंदर से लंबा है, शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है। ठीक है, पर तेजिंदर से लंबा है। तेजिंदर से लंबा है का मतलब यहाँ पे तेजिंदर नीचे रहेगा, राइट, और यहाँ पे शिबू ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, सबसे बड़ा आपका अखिलेश, उसके बाद अमन, उसके बाद शिबू, उसके बाद तेजिंदर। यहाँ पे लिखा है इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, अखिलेश है, राइट। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस में। अखिलेश यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगती है। तो 13 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक वर्ड दिया होगा एबॉट, और उसमें लिखा होगा कि इस वर्ड से हम क्या वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्या वर्ड नहीं बना सकते हैं। तो हमको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि इस वाले पर्टिकुलर वर्ड से ना बन पाए। कैसे, देखते हैं। बॉस जैसे लिखा है तो आपको बॉस तो ये सामने ही दिख रहा है। टॉम्ब जैसे लिखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो T भी है, O भी है, M भी है, B भी है, तो टॉम्ब भी बन जाएगा। मैथ्स अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है M है, A नहीं है, T है, S है, लेकिन A नहीं है, तो भाई यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है जो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस देखना होता है कि क्या इसमें प्लस माइनस किया गया है, क्या इसमें वाकई में इनटू किया गया है। इस इनटू को आपको खोजना होता है, और कई बार वो भी नहीं करना होता है। आप इसको देखो और इसको देखो, ये डिजिट देखो और ये डिजिट देखो, ठीक है, ये डिजिट देखो और ये डिजिट देखो, समझ में कुछ आ रहा होगा, राइट। मैं बताऊं कैसे, हो सकता है फर्स्ट व्यू में ना समझ में आए, मेरे को भी नहीं आया था, लेकिन अब आएगा। कैसे, देखिए 2 को उठा के जो सबसे लास्ट में था उसको पहले रख दिया, 5 सबसे लास्ट में तो हमने भी पहले रख दिया। इसमें देखें तो 3 सबसे लास्ट में, इसको पहले रख दिया। इसका मतलब हमें भी यही करना है, 5 जो सबसे लास्ट में है उसको हमने सबसे पहले रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे फर्स्ट में है उसको बीच में कर दिया, 6, राइट। जो सबसे फर्स्ट में है उसको बीच में कर दिया, जो सबसे फर्स्ट में है तो हमने भी उसको बीच में कर दिया। अब 5 9 हमें मिल गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 9 है, लेकिन अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो 5 9 तक हमने कर लिया है। उसके बाद देखें तो जो बीच वाला है वो लास्ट में चला गया, बीच वाला लास्ट में चला गया, बीच वाला लास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब 5 9 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा है
इसको कोड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिपब्लिक लिखा है, इसको हमने घुमा फिरा के कुछ क्राई एल बू लिख दिया है, ठीक है। उड़न तस्करी कौन सी लैंग्वेज है भाई ये आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसका कुछ रीज़न है, वो रीज़न आपको फाइंड करना है। तो वैसे ही हम कलकत्ता को क्या लिखेंगे, ये पुरानी वाली स्पेलिंग से लिख दिया भाई कलकत्ता, है ना। कैलकाटा हमने सुना था, मतलब सुना है, ये पुराने वाला लिख दिया है कलकत्ता, कोई नहीं। अब जैसे हम देखें इसको, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सी लिखा है ऐसे, फिर आर लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर बी यहाँ पे लिखा है, फिर यू लिख दिया है ना। कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। अच्छा, हम इनकी नंबरिंग अगर चेक करें तो भी नंबरिंग से भी नहीं लगेगा कि सी का नंबर 3 होता है, आर का नंबर तो 18 होता है ना। और यहाँ पे आपका जो ये है आई तो फिर स्टैंड करता है 9 से, तो 3 8 9 ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। सो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो इसमें दिया है ना वही बस करना है। कैसे, जैसे देखिए सी को लिखा गया है पहले पर, तो हमारा ए है, इसको हम पहले पे लिख देते हैं। फिर लिखा गया है ये फर्स्ट वाला टर्म, तो हम भी ये फर्स्ट वाला जो टर्म है यही लिख देते हैं। फिर लिखा गया है आई को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ACT। फिर लिखा गया है ई, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं ACTU। आपको दिख रहा होगा ACTU ये फर्स्ट वाले में ही आपका अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखना है आपको कि यहाँ पे कौन सा टर्म उठा के पहले लिखा गया, फिर कौन सा टर्म उठा के फर्स्ट वाला लिखा गया, फिर एक लिखा गया, फिर इधर लिखा गया। मतलब एक टर्म लास्ट से लेना है, एक टर्म आपको फर्स्ट से लेना है, एक टर्म लास्ट से लेना है, एक टर्म आपको फर्स्ट से लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, सपोज़ ABCDEF लिखा है, ऐसे में एक टर्म आपको F लेना है, फिर आपको फर्स्ट टर्म लेना है, फिर आपको एक टर्म लास्ट से लेना है, फिर आपको फर्स्ट टर्म लेना है, फिर आपको एक टर्म लास्ट से लेना है, फिर आपको एक टर्म फर्स्ट से लेना है। कुछ इस तरीके से लिखा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, UB को आप देखिए और यहाँ पे BU को देखिए, तो B पहले लिखा गया, फिर U लिखा गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये CU है ना, इसमें आप ध्यान दीजिए, C बाद में लिखा जाएगा, U पहले लिखा जाएगा। ओके, सो ये आपका हो गया 15 क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कि सेशन कैसा लगा। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, मतलब लिटरली जो आपको लगा ना, अच्छा लगा तो ठीक है अच्छा बोलना, ख़राब लगा तो बोलना ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके रिव्यूज़ से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें और अच्छा लगेगा कि हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। कुछ भी दगाबाजी या धोखेबाजी वाली कोई चीज़ नहीं है। वीडियोस जो भी दे रहा हूँ, कंटेंट जो भी दे रहा हूँ, जस्ट फॉर डेडिकेटेड आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ। और बता दूँ, ये सब हर तरीके से क्लास दे रहा हूँ यार, देखो ठीक है। मतलब कोई मजाक वाला चीज़ नहीं है कि मैं पैसा कमाना और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, मोनेटाइज करना एंड सो ऑन, जिसको जो लगता है लगे। बट अक्खा नगरी सिर्फ डेडिकेटेड है एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से। मैंने खुद फेस किया है वो चीज़ें, ठीक है। और देख रहा था यार, यूट्यूब पर भी देखा मैंने, कोई मेरे को मतलब नहीं मिला ढंग का जो मतलब जैसे पता लग सके कि हाँ पर्टिकुलर क्लास हो रही है, अच्छे से क्लास हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब सब चीज़, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं व्यूज़ के लिए एंड सो ऑन, तो भैया डिसलाइक कर दो यार, वीडियो मत देखना तुम लोग, ठीक है, मत देखना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो देखेगा ना उसको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है वो प्रूव है हमारे पास कि कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ है, ठीक है। बाकी यार देखो, रीजनिंग में और मेंटल एप्टीट्यूड में 15-15 लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से भी करिए, चाहे कहीं से भी करिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका कल पेपर है और आज पढ़ो, मॉडल पेपर उठा लो सब, उसमें से नहीं आएगा यार। क्यों नहीं आएगा? अगर आएगा भी ना तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एक बार में कुछ भी चीज़ दिमाग में, मनुष्य के, इंसान में नहीं बैठती है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, बार बार घिसना पड़ता है, ठीक है।
रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये आपको याद रखना है। एक रस्सी एक पत्थर पे भी निशान बना सकती है। कैसे? घिस घिस के, मेहनत करके। आपको मेहनत करनी है। जय हिंद, जय भारत।